हेलो दोस्तों। आज के इस होपकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज का होपकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल है, जिसको आप लास्ट तक सुनिए। आपके बहुत ऐसे सवाल चल रहे होंगे, वैसे पेरेंट्स के कई सवाल दिमाग में चल रहे होंगे, जो सवालों के उत्तर आप कई सालों से ढूंढ रहे हैं। वो सवालों का उत्तर अभी नहीं मिला है, वो सारे उत्तर इस होपकास्ट में आपको मिल सकता है। हम बात करने जा रहे हैं उन एजुकेशनल कंसल्टेंटों के बारे में जो धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, मिसलीडिंग फॉल्स एडवर्टाइज करते हैं, और बच्चे उस मिसलीडिंग और उस फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के नाम पे फंस जाते हैं। और जब तक उनको पता चले कि वो फंस गए हैं, तब तक उनकी पैसे और उनकी कैरियर दोनों बर्बाद हो गया रहता है। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि ऐसे जो कंसल्टेंट हैं, वो भारत के किस कानून के तहत उनको कानूनी दायरे में लाया जा सकता है। जी, हम बात करेंगे आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, और उससे संबंधित और कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिसमें उन कंसल्टेंटों को लाया जा सकता है और पनिश किया जा सकता है। और इस एपिसोड में जो मेरे साथ गेस्ट होंगे, ये गेस्ट अपने आप में काफ़ी फेमस हस्ती हैं। इनका 16 इयर्स का एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट में है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। ये मेंबर भी है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल का। ये कई ऐसे पैनल हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके पैनल मेंबर भी हैं। उसमें से मैं कुछ का नाम बोल दूं। न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट है, उसके पैनल मेंबर हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट ग्रांटी कारपोरेशन, इसके वो मेंबर हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके भी ये पैनल मेंबर है। तो हम स्वागत करते हैं इस होपकास्ट में एडवोकेट अरविंद गुप्ता जी को। अरविंद जी कैसे हैं? आपको इस होपकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद दीपेंद्र जी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर कॉलिंग मी इन दिस प्रोग्राम। सर, सबसे थैंक पहले आपने समय दिया, और आपके समय के लिए हम पिछले 7-10 दिन से परेशान थे। आपके केसेस इतने थे, कभी आप अ, चेन्नई हाई कोर्ट में, कभी मुंबई हाई कोर्ट में, तो कभी सुप्रीम कोर्ट में, कल आप उत्तराखंड में थे। संजोग से आज आपने समय दिया, आपका समय काफ़ी कीमती है। तो हम इस होपकास्ट को शुरू करते हैं। सर, आपको पता है कि इंडिया में काफ़ी ऐसे एजुकेशनल कंसल्टेंट एजेंसीज हैं जो बाहर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती है, उनका काउंसलिंग करती है, कॉलेज के बारे में बताती है, फ़ी के बारे में बताती है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्या कंज्यूमर एक्ट के तहत एजुकेशनल कंसल्टेंट का भूमिका क्या है, और क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके तहत एजुकेशनल कंसल्टेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि एजुकेशन जो वर्ड है, क्या ये कमोडिटी माना गया है या नहीं माना गया, या एजुकेशन इंडस्ट्री में कवर होता है या नहीं कवर होता है। एजुकेशनल कंसल्टेंट तो बहुत लेटर सब्जेक्ट है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक ऑन वेदर एजुकेशन इज कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री और नॉट। तो 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड का जजमेंट में कहा है कि एजुकेशन जो है इंडस्ट्री में कवर होता है, एजुकेशन इंडस्ट्री में आता है। तो अगर उस व्यू से हम ले तो इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज एंड इट विल बी एप्लीकेबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन एक 2012 का जजमेंट है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी पीटी कोसी एंड अदर वर्सेस एलन चैरिटेबल ट्रस्ट, इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन इज नॉट ए कमोडिटी, दो इट इज इंडस्ट्री विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, but this is not a commodity. You cannot bring this under the word definition of services. So if you can't bring under the definition of services, so it cannot be called as it, there cannot be any deficiency of services. लेकिन जैसा हम जानते हैं, लॉ जो है वो नेसेंट स्टेज पे होता है, वो हमेशा चेंजिंग होता है एज पर द डिजायर, एज पर द नीड ऑफ द पीपल। समय के साथ चेंज होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू भी चेंज होता है, कंज्यूमर कमीशन का भी व्यू चेंज होता है। तो लेटर ऑन नेशनल कमीशन, जो कंज्यूमर का टॉप मोस्ट कोर्ट है, कमीशन जिसको बोलते हैं, बेसिकली ट्राइब्यूनल, हैज हेल्ड दैट educational services are basically covered under the NCDRC, that is Consumer Protection Act. Consumer NCDRC has the power to deal with the cases relating to the services of education. Right. अगर कोई यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं उनके एडवर्टीजमेंट पे, and if there is some discrepancies,
with respect to the admission, or suppose some education institution has initiated some program, and you as a consumer, as a student, you have applied in that program, and that institution where this advertisement was initiated, in fact, do not have the permission to carry on this course, and that student has taken admission. Now what will happen? Even if he will continue with that education, he will not get the degree, because that is not affiliated, or there might be affiliation problem with the university, but university has initiated this advertisement. Now 4 years you have invested in that. Now what will happen? The child will lose his 4 precious years. Right. Now the child has no other option but to approach to some court or tribunals where he can get justice. And similarly happened in one such case where a student approached to the National Commission. National Commission has held that yes, the university was in deficiency of service in rendering that course which was not affiliated to the university, and has granted compensation. The institution went to the Supreme Court. Supreme Court has upheld the view of the National Commission. Right. So basically now university who initiates some advertisement and provide some courses, if that is not affiliated, so a student has to ruin his life for 4 years, 5 years, whatever. Now in that circumstances, students was granted compensation. So agar university default करती है services में, या misleading, you may call it this as a misleading advertisement. When you don't have the permission to do something, you can't advertise those things. So this is misleading advertisement. So this falls under the category of Consumer Protection Act, and hence education is brought under the Consumer Protection Act. Now recently there is one judgment of the Supreme Court where again this question was arose. Now there the Supreme Court has put this question and has kept it for a hearing, and that judgment is Manu Solanki and others versus Vinayak Mission University. Right. There the question is whether education is a service within the Consumer Protection Act or not. So basically time and again this question are coming for the consumer fora as well as before Supreme Court, whether the word education is a service will cover under this or not. So still we are not in a final conclusion that education is a service or not. This question is pending for the Honorable Supreme Court. Okay. ये विनायका मिशन मनु सोलंकी वर्सेस विनायका मिशन का जो Manu Solanki and others, Manu विनायका Solanki मिशन and others versus Vinayaka Mission University. बिल्कुल। इस केस का फैक्ट मैं हल्का बता दूं आपको कि इस केस में विनायका मिशन ने मेडिकल एजुकेशन के बारे में एक एडवर्टाइजमेंट दिया था, और उस एडवर्टाइजमेंट के बिहाफ पे बच्चों ने एडमिशन लिया, लेकिन बाद में पता चला कि जो विनायका मिशन का वो जो प्रोग्राम था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज नहीं था, और उसी पे अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण केस है, और ये 2021 में फाइल किया गया है, अपील में गया है केस। 2020 में हुआ था, सिविल अपील हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, सिविल अपील 3504 ऑफ 2020 है। ओके। इसी के बेस पे एक और केस जो नेशनल कमीशन आया था, वो मैं बता रहा हूँ आपको, राजेंद्र कुमार गुप्ता वर्सेस डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल एंड अदर्स। ओके। इसमें क्या हुआ था, एक बच्चे ने, ये स्कूल को लेके है, एक बच्चे ने समर कैंप, उस स्कूल ने समर कैंप ऑर्गेनाइज किया था। ओके। ये बच्चा स्विमिंग पूल शायद ऑर्गेनाइज हुआ होगा उनका समर कैंप में, तो स्विमिंग पूल का पोजीशन होगा, तो स्विमिंग पूल वो स्विमिंग करते करते वो डूब गया एंड ही एक्सपायर्ड। Now his parents filed a consumer complaint before the state commission. State commission ने dismiss कर दिया on the ground that the education is not a service. इसको चैलेंज किया गया नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन न्यू दिल्ली में, which is the highest और apex body of a consumer commission. वहां पे कंज्यूमर कमीशन ने कहा yes, this comes under the service. That is challenged before the Supreme Court, tagging with the Manu Solanki case. तो ये इशू अभी बेसिकली पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट। ओके। एजुकेशन सर्विस है या नहीं है। अब अरविंद जी, मैं ये आप बताने की कोशिश कीजिए कि ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कभी कोर्ट ने बोला है कि ठीक है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है, ये सर्विसेज में आएंगे, चूंकि कंसिडरेशन में कुछ देना लेना होता है, आप एडमिशन दे रहे हैं तो बच्चे आपको फी दे रहे हैं, तो ये सर्विस में आया है। लेकिन जो मनु सोलंकी वाली केस में जो सुप्रीम कोर्ट में है, इसमें डिसीजन क्या आएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये जो एजुकेशनल कंसल्टेंट होते हैं या काउंसलर होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो बच्चों को बाहर भेजते हैं और जो भी कमिटमेंट करते हैं बच्चों के साथ काउंसलिंग के समय में,
अगर वो चीज उसके बदले में बच्चे से प्रोसेसिंग चार्ज भी लेते हैं, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग कोर्सेज के लिए प्रोसेसिंग चार्ज भी लेते हैं, अगर वो जो कमिटमेंट करते हैं, जो कंसल्टेंट बच्चों से या पेरेंट्स से, अगर वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं होता है, तो क्या एजुकेशनल कंसल्टेंट या एजुकेशनल काउंसलर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सर्विस वाली डेफिनेशन में आ सकता है या नहीं आ सकता है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है एजुकेशन कंसल्टेंट, ये अभी भविष्य के घर में छिपा हुआ है। हो सकता है एनी डे गवर्नमेंट कैन ब्रिंग एनी एक्ट। राइट। Right now there is no act as such, हम्म। but looking into the hierarchy of these cases, history of cases where consumer cases were filed for consumer forum and Supreme Court, the chances are that either by a pronouncement of the Supreme Court or by an act, the parliament will bring such conditions where educational consultant will also be covered under the services, the definition of services. फिलहाल के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सर्विस डायरेक्टली तो आप नहीं कह सकते कि डायरेक्टली आप नहीं कह सकते हैं कि कंसल्टेंट, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर का देखेंगे, सर्विस का डेफिनेशन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया हुआ है, उस सर्विस में तो एजुकेशनल कंसल्टेंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। यस, यू कैन ब्रिंग हिम अंडर एनी अदर एक्ट, अंडर एपीसी यू कैन ब्रिंग हिम फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, for 420 also cheating, because basically you are taking something and you are giving an assurance. But of course, in Consumer Protection Act, right now there is no such definition. For your kind information, for the information of the general public, I can just read the service as per the definition of Consumer Protection Act. Right. Service of any description which is made available to potential users and includes but not limited to. ये inclusive but not limited to exclusive definition है. To the provision of facilities. अब facilities क्या क्या होता है? Electrical or other energy, telecom, boarding or lodging or both, housing, construction, entertainment, amusement, or the purveying of news or other information. So this definition doesn't include educational institution. That's why बेंगलोर वाटर डेवलपमेंट्स को अगर आपने 1978 में, उसमें ये कहा गया कि एजुकेशन इंडस्ट्री के डेफिनेशन में फॉल करता है। लेकिन 2012 का जजमेंट पीटी कोसी हम लेते हैं, उसमें कहा गया कि एजुकेशन इज नॉट ए कमोडिटी। 2020 का नेशनल कमीशन का ऑर्डर हम लेते हैं, उसमें कहता है नहीं जी, इट शुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज which is pending, which is the moot question which is pending in Supreme Court. So basically right now the judiciary are not in one line that yes, this falls under the category of services. अगर वो एजुकेशन नहीं आ रहा है तो ऑफ कोर्स एजुकेशन कंसल्टेंट इज आल्सो नॉट कवर अंडर द सर्विसेज। नहीं, अभी सर्विसेज में नहीं आया। इंस्टीट्यूशन में और एजुकेशनल कंसल्टेंट में जो बेसिक, जो मेरा मानना है, जो डिफरेंस ये है कि ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, बच्चों को कॉलेज के बारे में पता नहीं है, इंस्टीट्यूशन के बारे में पता नहीं है। उसको मान लीजिए किसी को एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, ठीक है, वो किसी दूसरे देश में जाके पढ़ाई करना चाह रहा है, और जो एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं उनके तमाम तरह के अपने अपने एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, वो ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑफलाइन चल रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसको देख के आता है, और वो सर्विस प्रोवाइडर है। एजुकेशनल कंसल्टेंट जो काम कर रहा है जस्ट लाइक अ सर्विस प्रोवाइडर, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में बच्चों को काउंसलिंग देता है, फी देता है, बताता है, और उसके बदले में वो सर्विस चार्ज करता है, और बच्चे उसको सर्विस चार्ज करते हैं। तो अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 47 के आसपास मेरे ख्याल से जिसमें सर्विस को डिफाइन किया गया है, तो जिस सर्विस को मैं दे रहा हूँ और उस सर्विस के बदले में 42 तो जिस सर्विस को मैं दे रहा हूँ उस सर्विस के बदले मुझे स्टूडेंट या पेरेंट्स को सर्विस का डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो क्या इस सर्विस के डेफिनेशन में एजुकेशनल कंसल्टेंट तब बेसिकली मैंने आपको ये बताया, देखिए मैंने आपको ये बताया कि सर्विस का जो डेफिनेशन है उसमें एजुकेशन शब्द भी यूज नहीं किया गया है। अब एजुकेशनल कंसल्टेंट क्या है, ये इंटरप्रिटेशन का पॉइंट होता है। क्यों? तो कंज्यूमर कौन होता है? सबसे पहले डिस्कस ऑन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? करेक्ट। नाउ कंज्यूमर इज डिफाइंड इन, कंज्यूमर का जो डेफिनेशन है वो नए एक्ट 2019 में जो है उसमें 2 clause 7 में है डिफाइंड, by any goods or for a consideration which has been paid or fully paid. Now by any goods for a consideration, now here you are purchasing what? You are purchasing service.
राइट। और कंज्यूमर वर्ड का जो 7 क्लॉज 1 में है गुड्स के बारे में और 2 में कहता है सर्विसेज के बारे में। नो हायर और अवेल ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन। अब आप क्या एजुकेशनल कंसल्टेंट से आप क्या हायर करते हैं? आप सर्विस हायर कर रहे हैं या उसका सर्विस को अवेल कर रहे हैं? बिल्कुल, सर्विस हायर कर रहे हैं, अवेल भी कर रहे अवेल भी कर रहे हैं हैं। for the consent which has been paid or promised. So basically, and you are the direct includes any beneficiaries. So अगर आपके पेरेंट्स है तो वो सर्विस हायर करें अपने बच्चे के अपने वार्ड्स के बेनिफिट के लिए। तो इस डेफिनेशन में जरूर आता है एजुकेशनल कंसल्टेंट को कि अगर कंज्यूमर का डेफिनेशन आप देखेंगे तो it gives a impression, yes, hires or avails of services. Now what education consultant is giving you? Services. That look, I am consultant of so and so university and I provide you that this university has this courses and I guarantee that if you fall under this category you will get your admission in that university. So if you go by the definition, this, yes, educational consultant falls under the category of a consumer as per the definition of Consumer Protection Act. But for the time being, we have not got any cases where educational consultant has made liable. There may be some certain cases of certain district forum or state commission, but not of the apex court, where educational consultant are made liable for their services. So this is still in a nascent stage, I can say. नहीं, इसमें No concrete answer. अरविंद जी, इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एजुकेशनल कंसल्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। Correct. और एक स्टूडेंट कंसल्टेशन के लिए आपके पास आता है, आप अपनी कंसल्टेशन उसको आप देते हो, आप बताते हो सारी चीजें, आप उससे बहुत सारी चीज जो जितना भी कमिटमेंट करते हो, आपके एडवर्टाइजमेंट देख के आया है, और फिर उसके बदले आप अपना चार्ज लेते हो, सर्विस चार्ज लेते हो, तो आप फुल्ली सर्विस के कैटेगरी में तो आ ही गए। अब रही सवाल कि इसके लिए एपेक्स कोर्ट में कोई केस ही नहीं गया है। डेफिनेटली एपेक्स कोर्ट में केस नहीं गया होगा, क्योंकि बच्चों को या पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि जो एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत वो सर्विस के दायरे में आते हैं और उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर चार्ज किया जा सकता है। ये अवेयर करने वाली बात है, इसीलिए मैंने आपको इस होपकास्ट में लिया कि बच्चे अवेयर हो जाएं, जो चीज दिखाया गया है वो चीज एक्चुअल में होता ही नहीं है। तो क्या इसके लिए बच्चे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? As a lawyer, I can say that till that order is pending in the Supreme Court, you can file any cases of such deficiency where your consultant is not fulfilling the promise. Right. अगर आप जाएंगे false advertisement में, आप you can still hold liable to any consultant. If education services है वो pending है, तो here you can come under the category of consumer. आपने consideration pay किया, if you go by the definition, yes, आपने consideration pay किया, आपने services avail किया. And if that services is not as per the mark, as per their advertisement, yes, that consultant is liable for punishment under the Consumer Protection Act, liable for damages under the Consumer Protection Act 2019. अब अरविंद जी, आप मुझे इसमें जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो 3 महत्वपूर्ण चीजें जो एजुकेशनल कंसल्टेंट खास करके इन 3 चीजों पे बहुत बड़ा काउंसलिंग या सेमिनार या फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एक तो अनफेयर प्रैक्टिस है, दूसरा फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, और रॉन्ग कमिटमेंट है। तो आप जो भी स्टूडेंट जो +2 कर रहे हैं या छोटे छोटे जगहों पे जो पेरेंट्स रहते हैं जिनको बहुत ज्यादा लॉ के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये 3 जो वर्ड है, अनफेयर प्रैक्टिस, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और रॉन्ग कमिटमेंट। रेस्ट्रिक्ट रॉन्ग कमिटमेंट का वर्ड नहीं है, इंटरप्रिटेशन का है कि आप जो बोल रहे हैं जो in fact that covers under the misleading advertisement or Yes. the unfair trade practice. इसको एक एक Now, करके समझाएंगे आप, जो बच्चे समझ पाए कि अनफेयर Yes. प्रैक्टिस क्या होता है। बिल्कुल मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 28 में डिफाइन किया गया अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पहले हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, उसको अमेंड करके 2019 को लाया गया है। And here many things have been included which were not there in the earlier act. Now misleading advertisement is a new definition included in the new act. इसमें इस definition के अनुसार any product or service means an advertisement which, now there are 4 categories. The definition has 4 categories. False. First, false describes such product or service. आपने अगर कोई product or service को falsely describe किया है,
Second, gives a false guarantee to or is likely to impede the consumers as to the nature, substance, quality, quantity of such product or service. Third, conveys an express or implied representation. Normally, educational consultant gives us kind of statement. Exactly. That suppose they are saying that, look, I'll get your admission in a NEET outside India. Now, if that NEET must have been recognized, if that institution is not recognized, means you are giving a false statement. So that comes under this Consumer Protection Act. Fourth, deliberately conceals important information. Now, even if you are not sharing information, that in fact false misleading advertisement. आपको जो भी statement है वो आपको you have to clearly state on your website. You have to state to the person who is taking your services. This is the definition of misleading advertisement. Now, unfair trade practice, section 2 clause 47 में define किया गया है. There are a lot of definitions there. I mean, a lot of categories are there in unfair trade practice में क्या क्या आएगा. Basically, this represents when you represent falsely that goods are of particular standard और आप उस standard को maintain नहीं कर पा रहे हैं. यहाँ product की बात कर रहा है. Consumer Protection basically talking about the product. Now here, if we state that definition to the education, then product what? What kind of product will you give? Education student whether recognize or not recognize. That is the first thing. Whether the degrees you are going to give that student will be of that quality, means will be really a degree or it's a fake degree. Right. Because yeah, the scope is very less. In consumers, you see the products, there are products, so many things they are talking about, manufacturer, seller, and other things. Here you are basically talking about the institution who is providing. Now, one other point will come in this education, that whether that institution is up to the mark or not. Now, who will decide? There a consultant cannot be faulted with. Okay. आप सिर्फ इस बात को ले सकते हैं क्या जो यूनिवर्सिटी जिस उस कंसल्टेंट ने जिसकी बात कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रही है, वो रिकॉग्नाइज है, एफिलिएटेड है और नॉट. नो, देयर मेनी थिंग विल कम अप. क्वालिटी कितना है? बिल्कुल. क्वालिटी इज सब्जेक्टिव मार्क. हॉस्पिटल्स कितने हैं, लैब फैकल्टी कितने, क्या वो अप टू द मार्क है या नहीं है? देयर यू कैन नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज. वहां पे वो नहीं आएंगे. लेकिन वो एफिलिएशन है या नहीं है. आपने बच्चों से प्रॉमिस किया कि आप ये कैटेगरी लेके आएंगे तो मैं आपका एडमिशन करा दूंगा. आप अगर एडमिशन नहीं करा पाए, देन ऑफ कोर्स दैट एजुकेशन कंसल्टेंट इज यू कैन ब्रिंग हिम अंडर द लॉ अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. नहीं अरविंद, तो ये अरविंद जी, ये तो एक पक्ष हो गया कि ठीक है, मैंने एडमिशन सारी चीज बताया, एडमिशन नहीं करा पाया तो मैं एक आ गया. मेरा यहाँ जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि अगर कोई एजुकेशनल कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर ये बच्चे से कमिटमेंट करता है कि मेरा कॉलेज, वो जिस कॉलेज को कर रहा है, जिस कंट्री का ABC जो भी हो, ये कॉलेज काफी अच्छा है, रैंक्ड है, यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, इतने बेडेड हॉस्पिटल है, मेरे यहाँ लैब बहुत अच्छे हैं, मेरे यहाँ का लाइब्रेरी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके जो काउंसलिंग है या जो उसके पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया गया, उसके बिहाफ पे बच्चे ने एडमिशन ले लिया, वो कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया. जब वो कॉलेज ज्वाइन करने गया तब पता चल रहा है कि न यहाँ पे हॉस्पिटल है, न यहाँ पे फैकल्टी है, न यहाँ पे कोई अच्छा लाइब्रेरी है, न यहाँ पे कोई अच्छे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो उनको पढ़ा सके, समझा सके या सिखा सके. ऐसे केस में वो जो कंसल्टेंट है जो काउंसलिंग दिया था, वो सर्विस के दायरे में आएगा या नहीं आएगा, तो किस तरीके से बच्चे इसके ऊपर केस फाइल कर सके? देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो नहीं आएगा, क्योंकि ये कंसल्टेंट ने सर्विस, देखिए फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंसल्टेंट ने अपना सर्विस को बेचा है, कंसल्टेंट ने अपने सर्विस के नाम पे कॉलेज में एडमिशन को बेचा है, वो एडमिशन बेच रहा है, वो क्योंकि कॉलेज तो उसका है नहीं, वो सर्विस बेच रहा है. आप अगर रिटेलर हैं और किसी चीज को आप मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, आप उस चीज को झूठ बोल के अगर बेच रहे हैं, तभी भी आपके ऊपर तो इस सर्विस में आते हैं और आपके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत फाइल होता है केस. तो हम जब सर्विस बेच रहे हैं तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्यों ना आए, मुझे क्यों नहीं लाया जाए, मैं ये जानना चाहूंगा. देखिए, अभी इस पॉइंट पे तो लॉ साइलेंट है. ठीक है, आप with interpretation you can bring under this, but there is a very minor difference between this. वो कहा जाता है ना borderline situation. This is like that only. You may, if you describe something, you will say that yes, this should come under the Consumer Protection Act. But in my view,
This may be a criminal breach of trust under 406 IPC. ओल्ड आईपीसी, अभी नया तो आने वाला है, मतलब आ चुका है, बट ओल्ड आईपीसी 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनलिटी आप ला सकते हैं। यहाँ पे अभी चूंकि सर्विसेज की बात हम करते हैं और एजुकेशनल कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन अभी नहीं आई है। एजुकेशनल कंसल्टेंट को अभी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, तो आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में तो ब्रिंग कर सकते हैं, यू कैन ब्रिंग द सर्विसेज ऑफ द कंसल्टेंट, बट it still is in a nascent stage. Any judge may bring an external consultant under this category. Many judges may not bring it. That depends on how you are. It's a subjective basically. You cannot give a concrete answer on this aspect. नहीं, एजुकेशनल कंसल्टेंट का डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कंसल्टेंट का डेफिनेशन तो है। नहीं, not in Consumer Protection Act. Find it. लेकिन अगर डॉक्टर आपको परामर्श देता है और वहां पे कोई चीज गलत होती है, तो डॉक्टर को आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ला सकते हैं। एजुकेशनल कंसल्टेंट that definition here, lawyers are not brought under the Consumer Protection Act. ठीक है, lawyers is also profession, doctors are professional, lawyers are also profession. So again I say that this issue is in a nascent stage. अभी ये शुरुआती, अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। You cannot say with concrete convictions that yes, this will fall under the category of definition of a Consumer Protection Act. हो सकता है कोई जज आपको फेवर में कर दे। कई बार आप देखते होंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम ने वो ऑर्डर पास कर दिया है, हाई कोर्ट स्टेट कमीशन आके वो रिवर्ट बैक हो जाता है। कई बार स्टेट कमीशन ने कंफर्म कर देता है, नेशनल कमीशन आके रिवर्ट कर दे रहा है। बेसिकली अभी कॉन्क्रीट उस पे आंसर नहीं है। नहीं, ये क्या जो मोनू सोलंकी का जो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और आपने 90 ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, एजुकेशन कंसल्टेंट की बात नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली, तो वही मैं बता रहा हूँ, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज है, ये अलग है, ठीक है, करेक्ट। लेकिन जो एजुकेशनल कंसल्टेंट्स हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर है। ये बात अलग है कि किसी बच्चे ने किसी एजुकेशनल कंसल्टेंट के अगेंस्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में या स्टेट कंज्यूमर फोरम में या नेशनल कंज्यूमर फोरम में कभी फाइल नहीं किया है, या किया भी है छोटा मोटा होगा, तो हो सकता है वो लोग बीच में तो पता नहीं चल रहा, अभी मार्केट में आया नहीं है, राइट। तो क्या इसके लिए पीआईएल भी फाइल हो सकता है क्या, कि क्या एजुकेशनल कंसल्टेंट सर्विस के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं, या इसके लिए कोई दूसरा भी तरीका है जो नेशनल कंज्यूमर रेस्टोरेंटल कमीशन में किया करके पता किया जा सके? देखिए, कुछ हद तक तो अगर ये नहीं है तो इनिशिएशन कुछ भी हो सकता है, पीआईएल में भी। It all depends on, it's a subjective matter basically. Okay. I may say that, oh, in my view it should be. जब 1978 में एक पेपर से, एक इन्वेलप से अगर वो PIL माना गया, तो new thing is plausible to come. I mean, nobody can stop that. Tomorrow, any person, even you can wake up and you can file a PIL and you can say that yes, consultant should be brought under this under Consumer Protection Act. So that question you cannot stop it. That anybody has the right to do this. नहीं तो बच्चे, हाँ, okay, continue. As of today, there is no definition of educational consultant. It has not been brought under the Consumer Protection Act. So this issue is basically in a nascent stage. आप कई बार अगर कोई करते हैं, वो जज को देखना पड़ेगा कि क्या कंज्यूमर में आते हैं, नहीं आते हैं. That's a matter of interpretation. ठीक है, so आप विद कन्विक्शन नहीं बोल सकते हैं। दैट्स माय रिस्पेक्टफुल। एग्जैक्टली, नहीं, क्योंकि मैं आपसे इसलिए बार-बार इस चीज को जोड़ देके पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका 16 इयर्स का एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट में है, आपने कई केसेस 17 इयर्स कई आपने रेपुटेड केसेस, अलग-अलग रिनाउंड केसेस में आपने अपीयर हुआ और बहुत में आपको सफलता भी मिली। मैं जो कोर्ट का काम इंटरप्रिटेशन का होता है, लॉ बनते हैं, जैसे सोसाइटी में डिमांड होता है, उसमें बदलाव होता है, उस लॉ का इंटरप्रिटेशन कोर्ट अलग-अलग तरीके से करता है। तो जो फैक्ट मैंने एजुकेशनल कंसल्टेंट के बारे में बताया और जो सर्विस को डिफाइन करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है एजुकेशन है एजुकेशनल कंसल्टेंट, तो ये जो सारी फैक्ट है, जो ब्रीफिंग है एजुकेशनल कंसल्टेंट के बारे में, उनके कारनामों के बारे में, तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट इसका इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव ही करेगी कि एजुकेशनल कंसल्टेंट सर्विस के दायरे में आ सकता है? देखिए, आपका एक मैं ज्योतिष नहीं हूँ, अंडरस्टैंड दीपेंद्र जी, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर। आई से weighing the evidence and the material on record.
ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट क्या कह सकती है। ऑब्वियसली अगर मटेरियल होगा, कोर्ट के पास एविडेंस होगा तो हो सकता है, और समय बदल रहा है, एनीथिंग इज पॉसिबल। कल जाके एडवोकेट का प्रोफेशन भी आ जाएगा सर्विस प्रोवाइडर में, गॉड नोज, एनीथिंग इज पॉसिबल। मतलब आप लोग बट एज ऑफ नो नहीं है। आप लोग लॉ बनाते हैं तो इसका मतलब वकील को हटा लेते हैं कि नहीं भाई हम तो सेफ रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये इनका प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में भी एक केसेस एक पेंडिंग है 2009 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, डीके गांधी करके एक केस है, where national commission held that advocate, the professional advocate should come fall under the category of consumer. Okay. But अभी तक definition नहीं है as such. So similarly I am saying that educational consultant, right now there is no definition. I mean, it's not brought under any definition. But yes, on a misleading advertisement you can bring him under some other provisions like criminal breach of trust. You can bring him under the law. अगर वो फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वहां ला सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं है अभी तक। डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो आप केस फाइल कर सकते हैं। तो यस, आप बिल्कुल, यू हैव ऑल द राइट टू फाइल केसेस। अभी कोई सपोज आपने जो एक क्वेश्चन आप कई बार एम्फेसिस कर रहे हैं कि क्या किसी बच्चे का एडमिशन करवाया गया, वो फैकल्टी वहां ना फैकल्टी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कुछ है, कंसल्टेंट के भरोसे पे बच्चे ने, उनके पेरेंट्स ने देख के उन्होंने एडमिशन ले लिया। बच्चे की लाइफ 4 साल का कोर्स है, नीट में ले लिया, नीट में वहां ना मेडिकल है ना कुछ फैसिलिटी है। क्या वो बच्चा केस फाइल कर सकता है उस कंसल्टेंट के अगेंस्ट? यस, कर सकता है, क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट का रिटन है। नॉर्मली जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहता है, ओरली और रिटन दोनों, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, अगर उनके एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है तो ऑब्वियसली ये he can brought under the Consumer Protection Act. Or again, it depends on the material, how you are using it, how you have convinced the judge. Because basically it's a subject to subject, it's a subjective matter. Judges are also from our side only, from us only. So you have to convince with conviction, yes, this falls under the category of Consumer Protection Act, and you have to decide this case in the four wall of the parameter of Consumer Protection Act. अरविंद जी, ये पूछने से पहले एक चीज और पूछ लूं, क्योंकि काफी आज के डेट में कंसल्टेंट इसको यूज कर रहे हैं अपने सेफ्टी के लिए। फिर मैं आप बताना शुरू कीजिए कि बच्चे कहाँ पे कैसे फाइल करें, क्या उसकी जुरिस्डिक्शन रहेगा। आज के डेट में कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं कि बच्चे और पेरेंट्स से एक एग्रीमेंट बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये बना रहे हैं कि मैंने आपको जो बताया सब कुछ आपने समझ लिया, उसके बाद आपने एडमिशन लिया। उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर पढ़ा जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट में 80% अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कंसल्टेंट लिखता है, और जो छोटी मोटी बातें हैं 20% वो बच्चे के फेवर में लिखता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो अपने बचाव के लिए कंसल्टेंट बनवा रहे हैं, ये कितना हद तक वैलिड हो सकता है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो आप बनाते हैं वो दैट डील्स विद द कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एंड उसमें बहुत क्लियरली कई सेक्शंस मेंशन किया हुआ है दैट व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड एंड व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। इफ द एग्रीमेंट इज नॉट एज पर द पॉलिसी ऑफ इंडिया और एज पर द लॉ प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑब्वियसली दैट कॉन्ट्रैक्ट वुड नॉट बी वैलिड। बट आप एक और कॉन्ट्रैक्ट आपने जाना होगा, यस, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सपोज हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो हम एक टिकट लेते हैं, टिकट में कई टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है, जो फिजिकल टिकट आती थी या अभी जो आपका ऑनलाइन टिकट आता है, टर्म्स एंड कंडीशन। डू यू रीड दैट? यू डोंट रीड इट, यू जस्ट टिक द टिकट एंड गो अवे। इट्स कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और यू आर नॉट इन अ बार्गेनिंग पोजिशन। आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप उस mighty institution, suppose railway is one of the biggest organization of world. You are not in a position to bargain with that institution. Similarly, the educational consultant, suppose you are providing educational consultant to so many lakhs of students, thousands of students, a particular student will be in a position to bargain with the consultant? No, he won't be. That falls under the category of standard form of contract. Usme obviously he will put 90% thing in his favor. But if it is not as per the prevailing laws, that it can be challenged in the court of law. Suit can be filed. अगर contract, breach of contract है, suit can be filed. Right. तो क्योंकि agreement कर रहे तो suit filed.
मतलब ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जो 90% अपना फेवरेबल पॉइंट्स को जो डाल दिया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैलेंजेबल है है, चैलेंजेबल है, ये चैलेंजेबल है। चैलेंजेबल है। तो हाँ, जिन यस जो यस ऑफ कोर्स। कंसल्टेंट इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट बना के बच्चों को भेज रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं बच जाऊंगा, क्योंकि उनके पास बच्चे और पेरेंट्स के सिग्नेचर है, तो वो भी थोड़ा समझ जाएं। अगर कोई स्टूडेंट अपने एजुकेशन कंसल्टेंट के अगेंस्ट, उसको लगता है कि उसने उस बच्चे के साथ अनफेयर प्रैक्टिस किया है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिखा के उसको फंसाया है, गलत कमिटमेंट किया है, अगर वो केस करना चाहे तो कैसे करे और कहाँ करे, और कौन कौन केस कर सकता है? देखिए, एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो आप कर सकते हैं, रिजल्ट तो यू कैन नॉट गारंटी अबाउट द रिजल्ट बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरप्रिटेशन। सेकंड, आप अंडर आईपीसी आल्सो कैन file a criminal case against that consultant for breach of trust, that is 406 of IPC, old IPC. हम्म। For cheating also you can file a complaint case. And if yes, if there is any breach of contract, you can file a suit also. If the contract is not as per the standard maintained by the industry. तो ये सब चीजें कंज्यूमर में, यू कैन क्लेम फॉर डैमेजेस आल्सो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस करने से पहले क्या एफआईआर करना मिस जरूरी नहीं है? होता है क्रिमिनल में। आप नो 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 नो, आप सिर्फ एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं, दैट इज फॉर योर सेफ्टी, दैट्स ऑल। अगर मान लीजिए मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस फाइल करता हूँ किसी के विरुद्ध, किसी के अगेंस्ट, तो जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है वो कितने दिन में इस केस की सुनवाई कर देगी? यूरिसडिक्शन बताता बता हूँ दें। जुडिशन क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम अब कमीशन कहला रहा है न्यू एक्ट में, 2019 के एक्ट में, हम्म डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। हम्म डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अप टू 50 लाख का जुडिक्शन होता है। अगर आप केस फाइल करते हैं कि सपोज आपको कंपनसेशन चाहिए 50 लाख का, तो अप टू 50 लाख का कंपनसेशन के लिए बेसिकली कंपनसेशन नहीं होता है। अब जो नया एक्ट आया है उसमें ये डेफिनेशन दिया गया है कि आपकी लाइव, आप कितने अमाउंट का आपका नुकसान हुआ है या कितना आपने पेमेंट किया हुआ है। अगर 50 लाख का पेमेंट किया हुआ है तो आप जुडिक्शन आपका बनेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। 50 लाख टू अप टू 2 करोड़ स्टेट कमीशन, एंड above 2 crore national commission. So jurisdiction is 50 lakh up to 2 crore and 1 crore up to 2 crore above. ठीक है, हम्म ये हो गया पिक्यूनरी जुडिक्शन, मॉनेटरी जुडिक्शन। हम्म सेकंड, तो आप अपने हिसाब से कि सपोज आपने 50 लाख से अबव पेमेंट किया तो आपको स्टेट कमीशन जाना पड़ेगा। हम्म अगर 5 लाख 10 लाख किया है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपको केस फाइल करना पड़ेगा। हम्म और अगर 2 करोड़ से अबव किया हुआ है तो नेशनल कमीशन आना पड़ेगा। अब सपोज दिल्ली में आप अगर जैसे स्टेट वाइज अगर लेते हैं तो नेशनल कमीशन तो आपका सिर्फ दिल्ली में स्टैब्लिश है। स्टेट कमीशन हर एक स्टेट का स्टेट कमीशन है। डिस्ट्रिक्ट फोरम एज पर द डिस्ट्रिक्ट, आपका जुडिक्शन, आप सपोज किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग करते हैं, से आप वाराणसी में बिलोंग करते हैं तो आप वाराणसी में फाइल कर सकते हैं। मतलब अगर वाराणसी का रहने वाले हैं और अगर इलाहाबाद में आप करना चाहें तो मुश्किल रहेगा, आपको अच्छा, अपने जुडिक्शन में ही करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके क्या ऑनलाइन भी इसको फाइल किया जा सकता है? ऑनलाइन, ऑनलाइन फाइल, अब ऑनलाइन पोर्टल बन गया है बट ऑनलाइन की सुविधा अभी शुरू नहीं हुई है। अच्छा। मतलब अगर आपका केसेस पेंडिंग है तो यू कैन सीक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट टू अपीयर इन ऑनलाइन। बट सपोज आप नेशनल कमीशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नेशनल कमीशन ऑनलाइन फाइल करेंगे, बट फिजिकल आल्सो इट नीड टू बी फाइल्ड। फिजिकल भी फाइल करना है, सिर्फ ऑनलाइन से नहीं चलेगा काम। इसके फी वगैरह कितने, अगर मान लीजिए कोई बच्चा 50 लाख का अगर फाइल करता है तो उसके फी क्या लगेंगे, कोर्ट बहुत फी? नॉमिनल होता है, आई थिंक 5000 कुछ रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। ओके। कोर्ट फी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत कम रहता है। अच्छा, ये जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, 2019, उसमें यस। मीडिएशन की भी बात कही, मीडिएशन सेल की भी बात कही गई। इसके बारे में बताइए, क्या है मीडिएशन सेल, क्या है, या कैसे स्टूडेंट और कंसल्टेंट इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाएं? ये प्री मीडिएशन नहीं है, मीडिएशन है। मीडिएशन क्या होता है, जब आप केस फाइल कर दिए तो देन if you apply for mediation, then court may refer it to the mediation center with the panel mediators which are available to the consumer commission. तो प्री मीडिएशन नहीं है, ये मीडिएशन है। मीडिएशन है। हाँ, तो
बेसिकली उनके पास पैनलमेंट होते हैं मीडिएटर्स के, उनके पास वो रेफर कर सकते हैं फर्स्ट हियरिंग के बाद। और अगर कुछ संभावना बनती है सोल्यूशन का, रिजोल्यूशन का, तो देन दे विल डू इट, अदरवाइज केस विल बी हार्ड। नॉर्मली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 मंथ का दिया गया है, बट वो तो फेल्योर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो 3 मंथ विद द केस विल बी डिस्पोज ऑफ विद इन 3 मंथ, वो सच्चाई नहीं है, वो एक बहुत बड़ा झूठ हो चुका है समय के साथ, क्योंकि केसेस इतने बढ़ चुके हैं कि 20 इयर्स के मेरे कई केसेस है जो 20 इयर्स से पेंडिंग है नेशनल कमीशन में। ओह माय गॉड। सो यू कैन इमेजिन द रियलिटी ऑफ द हार्डकोर रियलिटी ऑफ द कंज्यूमर एक्ट। पनिशमेंट बेसिकली 3 पनिशमेंट और मंथ फाइन की क्या इसमें व्यवस्था है? बेसिकली डैमेजेस होता है। अगर आप डैमेज पेमेंट कर दिए तो मतलब कंपनसेशन आपने पेमेंट कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ओके। बेसिकली डैमेजेस के लिए कंपनसेशन डैमेजेस के लिए फाइल करना रहता है, लेकिन आप अगर वो नहीं कंप्लीट करता है, नहीं कंप्लाई करता है डिसीजन को, देन ऑफ कोर्स पेनल्टी है, एजुकेशन में जाते हैं और आप जेल भी जा सकते हैं। तो अरविंद जी, अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे विदेश पढ़ने जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए कानूनी तौर पे जो बच्चों को या पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए फिर विदेश में पढ़ाई के लिए प्लान करनी चाहिए? Buyer should be cautious. You have to be cautious that whether in the university in which you are applying is of course of mark or not. That you have to see it. You cannot you cannot rely solely on the consultant's promise. So you have to keep this in mind, and then you can seek advice of the consultant, and of course cross verify the promise of the consultant. तो दोस्तों, आज का एपिसोड में एडवोकेट अरविंद गुप्ता जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया सर्विस का डेफिनेशन, अनफेयर प्रैक्टिस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, रॉन्ग कमिटमेंट, कैसे आप केस फाइल कर सकते हैं, किस जगह की जुरिस्डिक्शन क्या है, स्टेट का क्या है, डिस्ट्रिक्ट का क्या है, नेशनल क्या है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। और तमाम तरह की चीज़ों को उन्होंने बहुत ईजी तरीके में बताया। और अरविंद जी, मैं बताता हूँ कि आपसे बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स संपर्क करेंगे। मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। चूंकि बच्चे इस तरह से इतने परेशान हैं और इतने पजल्ड हो चुके हैं कंसल्टेंट के इस बिजनेस में, इस दुकानदारी में, उनको ये पता नहीं चल रहा है कि उनको कहाँ जाना चाहिए, कौन सी दरवाजे को खटखटानी चाहिए और कौन सा एक्चुअल और लीगल वे है जिससे उनको कामयाबी मिल सके। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में जो केस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत बेहतरीन डिसीजन देगी, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उस सर्विस के दायरे में आएगी नहीं आएगी। सबको उम्मीद है कि सर्विस के दायरे में आएगी, लेकिन जहां तक एजुकेशनल कंसल्टेंट की बात है, वो जिस तरीके से, चूंकि वो एजुकेशन नहीं बेचते हैं, वो सर्विस बेचते हैं और आप सर्विस खरीदते हैं, उसके बदले में आप पैसे देते हैं। तो अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है तो आप आईपीसी जो एग्जिस्टिंग अभी पेनल कोड है उसके तहत आप फाइल कर सकते हैं, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 उसके बिहाफ पे, उसके कई सेक्शन के बिहाफ पे आप कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं। और इसके लिए आपको या तो जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां फाइल कर सकते हैं, या फिर जहां पे आप रहते हैं वहां फाइल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये होपकास्ट मदद करेगा आपको डिसीजन लेने में। अगर आपको कोई आपके साथ किसी ने धोखाधड़ी किया है, कोई कंसल्टेंट आपके साथ धोखाबाजी किया है, चीटिंग किया है, आप प्रखर होकर आगे आइए, अपनी राइट्स के लिए लड़िए। चुप बैठे रहेंगे और सिर्फ ये कहते रहेंगे कि तुमको कोर्ट में देख लूंगा और घर में जाके सो जाएंगे, तो फिर आपके तरह कई ऐसे बच्चे हैं कि फंसते चले जाएंगे। किसी न किसी एक को आगे आना पड़ेगा। अगले एपिसोड में फिर एक नए सब्जेक्ट पे बातचीत करेंगे, एक नए एक्सपर्ट के साथ बातचीत करेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नए एपिसोड में, नए सब्जेक्ट के साथ किसी नए एक्सपर्ट से बात करेंगे। और तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को थोड़ा सा दबा दीजिए, जिससे सूचनाएं आपको मिलते रहें और कहीं ना कहीं इस सूचना से आप लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद। आपने देखा, आपने सुना, आपने पसंद किया। शुक्रिया।